हेलो एवरीवन। सो हम आज खोज के सेट 2 क्लास 9th के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, एक एक करके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, हम लोग रिप्लाई करके आपका डाउट सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन 1, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। देयर आर टू स्फीयर्स ऑफ इक्वल मास। यहाँ पे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज था दैट इज इक्वल मास, मेड ऑफ आयरन एंड वुड, विच स्फीयर हैज मोर इनर्शिया। बेटा हम सबको पता है कि इनर्शिया इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका मास कम इनर्शिया कम। इधर दे रखा है कि मास सेम है, मटेरियल कोई भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मास सेम है इनर्शिया विल बी सेम। सो बोथ हैव सेम इनर्शिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। Two bodies have masses in the ratio 4:3. So we have two bodies, let's say 1 and 2. उसके मास का रेशियो दे रखा है 1:2. Sorry, 1 m1 upon m2 is 4/3. And their momentum is p1 upon p2. इसका रेशियो हमें कितना दे रखा है 4:5. Find ratio of their velocity, which means we need to find v1 upon v2. Ratio of their velocity. We know that momentum is mass into velocity. So P1 upon P2 can be written as m1 v1 upon m2 v2, which is given as 4:5. 4:5. Now m1 by m2 is given 4:3. So 4/3 into v1 by v2 is given as 4 upon 5. So v1 by v2 can be written as 4/5 multiply by 3/4. 4 से 4 cancel. 3/5 is your final answer. Ratio of their velocity is 3/5. So 3/5, option number D is correct. Okay, option number D is correct. Okay, so we'll move forward to question number 3. A body of mass 10 kg. So M is given as 10 kg. Is dropped from a height of 1 meter. H is given as 1 meter. On a hard frictionless surface, if it bounces back to same height, the magnitude of change in momentum is what? Okay, so it's a simple question. एक बॉल है 1 मीटर की हाइट से ड्रॉप हो रहा है और जब यहां पे आएगा तो उसका जो स्पीड होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? और उसके बाद आफ्टर कोलिजन इट विल मूव टू द सेम हाइट, इट विल रीच टू द सेम हाइट, राइट? विच मीन्स यहां पे आफ्टर कोलिजन भी स्पीड सेम ही रहेगी, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोर से टकराने के बाद भी सेम स्पीड से रिबाउंड होगा, राइट? हमको सिर्फ यहां की स्पीड ढूंढनी है। सो हमें पता है कि इनिशियल स्पीड इज 0, जब ऊपर से ड्रॉप किया इनिशियल स्पीड 0, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो नीचे की तरफ हुआ, लेट से डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव, सो डिस्प्लेसमेंट हुआ -1 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव लग गया। एंड फाइनल वेलोसिटी वी डोंट नो। वी विल अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज v square minus u square equals to 2as. v is we don't know, u is 0, so 2 into 1 into displacement is 1 and acceleration is -10. माइनस और माइनस कैंसल आउट होके प्लस हो जाएंगे। सो v square की वैल्यू आई 20. So v can be written as √20, right? √20 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 4 into 5, 4 बाहर आ जाएगा रूट से, 2√5 is the velocity of the ball when it hits the surface, right? Now initial momentum can be written as, initial momentum is mass into initial velocity. Initial velocity मतलब ऐसी velocity जो सरफेस से टकराने के जस्ट पहले की है, यहां की velocity। तो यहां की वेलोसिटी हमने ढूंढ ली है, कितनी है 2√5, राइट? सो मास इंटू 2√5, मास इज गिवन एज 10, सो 10 इंटू 2√5 विच इज इक्वल्स टू 20√5. 20√5 is initial momentum and this momentum is in downward direction, so we have to put a negative sign. -20√5 kg meter per second is your initial momentum. What is the final momentum? Final momentum, so we know that the ball will rebound with the same speed after collision, right? So same speed से rebound हुआ तो final momentum की direction upward हो जाएगी, but value वही रहेगी, so kg meter per second final momentum.
हमको फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम और उसका भी सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल. दिस कैन बी रिटन एज 20√5 माइनस ऑफ 20√5. माइनस माइनस प्लस होके 40√5 will be your final answer. So change in momentum is 40√5 kg meter per second. Option number D is correct. Okay, I hope you get this particular question. Okay, we'll move forward to the next question. Okay, so question number 4 start करते हैं. It's a very basic question. Action and reaction. We know that third law से हमारा action reaction का एक relation आता है. Third law states that every action has equal and opposite reaction. But this action and reaction will never cancel each other because they acts on two different objects, right? So action and reaction दो अलग अलग objects पे लगते हैं तो कभी वो cancel out नहीं होंगे. उसी के basis पे question पूछा है. हम लोग directly देख सकते हैं कि option C is correct. Action and reaction can never balance out because though they are equal in magnitude and opposite in direction, they act on two different bodies. This is very very important. Action reaction acts on two different body, hence they never cancel each other. Okay, so option number C is correct. Okay, हम लोग question number 5 start करते हैं. Question number 5 है what is the change in velocity produced by a force. So हमको जो given है वो मैं लिख लेता हूं. Force given है 2 Newton. Acts on a body of mass given है 2 kg. If it's x for 2 second, time is 2 second, and initial velocity मतलब u दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड. हमसे पूछा है what is the change in velocity, मतलब हमें final velocity नहीं पूछा है, हमसे पूछा है change in velocity which means v minus u पूछा है, right? So basic चीज हमें पता है बेटा, force होता है mass into acceleration. Acceleration can be written as v minus u upon t. And we want v minus u, right? So basically ये जो 4 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है उसका इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें कोई यूज नहीं आने वाला बिकॉज वी नीड v माइनस यू. एंड t को इधर ले जाओ, m को नीचे ले आओ. सो फोर्स इनटू टाइम डिवाइडेड बाय मास विल गिव यू v माइनस यू. डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी. फोर्स की वैल्यू दे रखी है 2, टाइम की वैल्यू दे रखी है 2, मास की वैल्यू भी दे रखी है 2. 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा. चेंज इन वेलोसिटी विल बी 2 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं. अ बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v. एक बॉडी है जो टोटल का हाफ डिस्टेंस, एक काम करते हैं टोटल डिस्टेंस को हम 2d अज्यूम कर लेते हैं. सो हाफ डिस्टेंस मतलब स्टार्टिंग का d जितना जो डिस्टेंस है वो v स्पीड से ट्रैवल किया. लेट्स से इधर जाने में जो टाइम लगा उसको t1 बोल देते हैं. वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो v इज इक्वल्स टू d बाई t1. सो यहां से टाइम मेरे को मिल जाएगा d बाई v. इतना टाइम लगा लेट्स से पॉइंट A से पॉइंट B जाने में और फाइनली उसको पॉइंट C तक जाना है, राइट? सो बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v and second half in double the time taken for the first half. सेकेंड का जो टाइम टेकन है इधर से इधर जाने का टाइम है, लेट से उसको t2 बोल देते हैं. इट इज डबल द इनिशियल टाइम, मतलब t2 इज इक्वल्स टू 2 times t1. We already know t1 which is d by v. So t2 can be written as 2d by v. Right? I hope आपको यहां तक समझ में आया. उसके बाद पूछा है what is the average velocity. सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस हमने अज्यूम किया है 2d. टोटल टाइम लगा, पहले का टाइम t1, दूसरे का टाइम t2. सो 2d अपॉन t1 हमने निकाल लिया d बाई v प्लस t2 विच इज 2d बाई v, राइट? d बाई v कॉमन निकाल लेते हैं. सो 2d अपॉन d अपॉन v कॉमन निकल गया, 1 प्लस 2 विच इज 3. So 3d by v, d से d कैंसिल हो जाएगा, v will get to upwards 2v by 3 is your average velocity. Okay, so option number D is correct. 2v by 3 is your या फिर 2 by 3v is your final answer. Okay.
Okay, now we will start question number 7. A ball rolls down from an inclined plane to a horizontal frictionless plane. It will. Okay, it's a very easy question. Galileo's inclined plane experiment जो आपने पढ़ा होगा चैप्टर 2 में, which means force and motion चैप्टर में, force and laws of motion चैप्टर में, उसी पे से क्वेश्चन है. A ball rolls down from an inclined plane. Inclined plane मतलब इस तरह सा कोई inclined plane है, यहां से roll down कर रहा है to a horizontal frictionless plane. Horizontal plane है, but ये जो plane है वो frictionless है. अगर frictionless है तो horizontal direction में कोई force नहीं लग रहा है. So horizontal direction में force की value 0 है. अगर force 0 होगा then the object will travel with constant velocity. So it will travel with constant velocity जब तक कोई external force ना लगे. So हम option देखते हैं, it will stop after 10 seconds, गलत option. Continue to move further, सही बात है, but with constant acceleration गलत है. Acceleration तभी आएगा जब force आएगा, right? So there is no force, then velocity will remain constant. There will be no acceleration. It will continue to move forever with uniform velocity is correct answer. Option C is correct. Will start moving in circular path. गलत option है. Option C is correct answer. Okay. So we'll start question number 8. The ratio of distance traveled by a uniformly accelerated body starting from rest in first, second and third seconds is. So it's a very basic question, very important question. ये बहुत बार आपने देखा होगा question. देखते हैं क्या है. So the ratio of distance traveled by a uniformly accelerated body, मतलब एक body है जिसका acceleration uniform है, कितना है वो given नहीं है. Starting from rest लिखा है, which means initial speed is 0 given है. हमें इसका डिस्टेंस का रेशियो निकालना है इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड. सो लेट्स से यहां पे टाइम 0 है. फर्स्ट सेकंड में ये यहां तक पहुंचा, टाइम इक्वल्स टू 1 सेकंड. सेकंड सेकंड में लेट्स से ये यहां पहुंचा, टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकंड. एंड आफ्टर थर्ड सेकंड ये इधर है, टाइम इक्वल्स टू थर्ड सेकंड, 3 सेकंड्स, राइट. सो ये जो डिस्टेंस कवर किया वो उसने फर्स्ट सेकंड में किया. लेट्स से दिस इज नोन एज S1. ये जो डिस्टेंस कवर किया वो उसने कवर किया सेकंड सेकंड में, लेट्स से इट इज S2. एंड ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो थर्ड सेकंड में किया, लेट्स से दिस इज S3. वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ दिस, व्हिच मींस वी हैव टू फाइंड S1 is to S2 is to S3 is क्वेश्चन मार्क. ये हमसे पूछा हुआ है. आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया. ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल चीज है. इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे और यहां पे हमें टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन और इनिशियल स्पीड दे रखी है. So it's better to use s equals to ut plus half at square. So अगर मैं टाइम फर्स्ट सेकंड तक ले लूं, 0 से लेकर पहले सेकंड तक का जो डिस्टेंस है वो s1 है. So I can write s1 is equals to ut plus half at square, where u is what? 0. So ut लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा हाफ इंटू जो भी एक्सेलरेशन है इंटू 1 का स्क्वायर, राइट. सो s1 की वैल्यू आ जाएगी a/2. आई होप आपको ये समझ में आया. आगे बढ़ते हैं. फिर यहां से लेके यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाएगा S1 प्लस S2. इतना डिस्टेंस उसने 2 सेकंड में ट्रैवल किया है. सो आई कैन राइट S1 प्लस S2 विच इज टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर. u कितना है? इनिशियल स्पीड 0 है. ओके, सो u 0 है तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट हाफ इंटू a इंटू कितने टाइम इधर से इधर आने में हुआ? 2 सेकंड. सो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा. अभी मैं 4 और 2 कट नहीं करता हूं, मैं डायरेक्ट लिखता हूं S1 प्लस S2 इज इक्वल्स टू 4a/2. अब S1 की वैल्यू हम लोगों ने ढूंढ ली है a/2. a/2 उधर चला गया तो S2 विल बी इक्वल्स टू 4a/2 माइनस a/2. So S2 can be written as 3a/2. ये हमारे पास S2 मिल गया. इन अ सेम वे अगर हम 3 सेकंड तक देख ले, 0 से लेके 3 सेकंड तक जो डिस्टेंस कवर किया दैट विल बी S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर. इनिशियल स्पीड 0 है, डायरेक्ट मैं लिखूंगा हाफ इंटू a इंटू 3 का स्क्वायर, बिकॉज यहां से यहां तक आने में 3 सेकंड लगे. 3 का स्क्वायर आएगा 9. सो S3 कैन बी रिटन एज S1 S2 को उस तरफ ले जाते हैं, हाफ a या फिर बोल सकते हैं 9/2a माइनस S2 विच इज 3a/2 माइनस S1 विच इज a/2. आई होप आपको ये समझ में आया. ये अगर माइनस करोगे 2 तो हर जगह कॉमन है,
9a minus 3a minus a, 9a minus 4a which is equals to 5a by 2. So S3 की वैल्यू आई 5a upon 2, राइट? अगर आप इस टर्म्स को ध्यान से देखोगे तो पहला है a by 2, फिर 3a by 2, फिर 5a by 2. सो रेशियो लोगे तो क्या आएगा 1:3:5. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. अगर इसी के अंदर 4th, 5th, 6th, 7th पूछते रहते तो ये ऑड नंबर का रेशियो आ जाता, मतलब 1:3:5:7:9:11:13 ऐसा चलता रहता. ठीक है, ये गैलीलियो ने डिस्कवर किया था, राइट? और गैलीलियो का लॉ भी ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप करे तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड का जो रेशियो होगा इट विल बी द रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स. ओके, चलो सो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं. ड्राइविंग अ कार ऑन अ वेट रोड इज डिफिकल्ट बिकॉज वाटर. ओके, सो हम सबको पता है कि जब हम लोग कार चला रहे होते, अगर मान लो ऑयल आ गया है रोड पे या पानी आ गया है रोड पे, तो उससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है और हमें मूव करने के लिए फ्रिक्शन नेसेसरी होता है. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग मूव नहीं कर सकते. सो फ्रिक्शन हमें हेल्प करता है कार को या व्हीकल को मूव करने के लिए. सो ड्राइविंग अ कार ऑन अ वेट रोड इज डिफिकल्ट बिकॉज इट डिक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं. The displacement time graph of two bodies A and B are given as OP and OQ. So OP का displacement time graph जो है, OP जो ग्राफ है वो A के लिए है, OQ जो है वो B के लिए है, right? POX is 60 degree. POX, this angle is 60 degree. And QOX is 45. This angle is 45, right? Then ratio of the velocity of A and B. So VA upon VB हमसे पूछा है. बेटा ये आपको पता होगा कि अगर मैं ग्राफ में स्लोप निकालूं तो स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, और tan थीटा का मतलब हो जाएगा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. ये स्लोप होता है, राइट? और यहां पे बेटा y डायरेक्शन मतलब y एक्सिस में मैंने क्या लिया है, y एक्सिस में डिस्टेंस लिया है, x एक्सिस में टाइम लिया है. सो दिस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है. तो स्पीड जो है वो बेसिकली tan थीटा आ जाएगा. थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन द ग्राफ्स, राइट? एंगल बिटवीन द ग्राफ एंड x एक्सिस. ओके, सो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ A चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ A हो जाएगी tan of 60, और वेलोसिटी ऑफ B चाहिए तो वो हो जाएगा tan of 45. tan 60 जो होता है वो होता है √3, tan 45 की वैल्यू होती है 1. So answer will be √3:1. Option number B is correct. I hope आपको ये समझ में आया. ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक रिलेशन है. हाँ, हो सकता है ये 9th स्टैंडर्ड के बेसिक लेवल पे आपको पढ़ाया ना हो, बट ओलंपियाड लेवल के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं. ओके, सो विल मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 11. इफ टू बॉडीज A and B ड्रॉप्ड फ्रीली, दो बॉडी है A and B, उसको हम लोगों ने ड्रॉप फ्रीली का मतलब A और B को हमने कहीं से भी छोड़ दिया है. What is the relative acceleration? अब बेटा हम सबको पता है कि अगर कोई चीज को फ्री ड्रॉप करोगे तो एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन ऑफ B जो होगा वो भी होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब A और B दोनों नीचे गिर रहे हैं और रिलेटिव एक्सेलरेशन पूछा है. रिलेटिव एक्सेलरेशन मतलब अगर A के रिस्पेक्ट में B का एक्सेलरेशन देखो तो कितना दिखेगा. तो भाई दोनों का अगर एक्सेलरेशन सेम है, g के इक्वल 10 के इक्वल, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों का कितना हो जाएगा, 0. अगर मान लो ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मान लो एक कार है A और दूसरी कार है B, और ये दोनों कार सेम स्पीड से स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल कर रही है. सो A का जो ड्राइवर है वो B के ड्राइवर को देख के बोलेगा कि मेरे रिस्पेक्ट में B कार का मोशन नहीं हो रहा है, मेरे रिस्पेक्ट में B की वेलोसिटी 0 है. इन अ सेम वे एक्सेलरेशन में भी रिलेटिव एक्सेलरेशन हम लगा सकते हैं, एंड इस क्वेश्चन में दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, दैट्स व्हाई रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बॉल A विथ रिस्पेक्ट टू B विल बी 0. ऑप्शन नंबर D इज योर करेक्ट आंसर. We will move forward to question number 12. One coolie takes 1 minute to raise a suitcase through a height of 2 meter. 2 मीटर की हाइट है,
2 मीटर की हाइट को एक कुली को जो टाइम लगा, 1 कुली को टाइम, फर्स्ट वाले कुली को जो टाइम लगा, लेट्स से हम स्टेयर्स बना लेते हैं। सो इधर से इधर तक जाने में कुली ए, इसका नाम ए दे देते हैं, फर्स्ट वाले को जो टाइम लग रहा है वो है 1 मिनट, एंड कुली, सेकेंड कुली टेक्स 30 सेकेंड टू रेज द सेम सूटकेस टू द सेम हाइट, लेट्स से सेकेंड कुली इज बी, उसको जो टाइम लगा टी ए ये है 1 मिनट, टी बी जो है वो है 30 सेकेंड। अब एक काम करते हैं, यूनिट को कन्वर्ट करके इसको भी 60 सेकेंड से लिख लेते हैं। सेम सूटकेस है, सेम हाइट तक जाना है, मतलब जो वर्क होगा, दोनों ने जो वर्क किया वो सेम होगा, जस्ट टाइम अलग अलग है। हमसे पूछा है पावर ऑफ द टू कुलीज, तो पावर ऑफ फर्स्ट कुली विच इज पी ए अपॉन पावर ऑफ सेकेंड कुली विच इज पी बी। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, दोनों के लिए वर्क सेम है, W अपॉन टाइम ऑफ A अपॉन W अपॉन टाइम ऑफ B। W सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, TB चला जाएगा ऊपर, टाइम ऑफ B अपॉन टाइम ऑफ A। टाइम ऑफ B है 30 सेकेंड, टाइम ऑफ B है 60 सेकेंड, 0 0 कैंसिल, आंसर आएगा 1:2, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, रेशियो ऑफ देयर पावर इज 1:2, ओके। सो विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। A force acts on a body and displaces it in its direction. The graph shows the relation between the force and displacement. The whole work done by the forces. Total work done कितना होगा? So beta we knew that work done is force into displacement, right? Now if force is changing, इधर आप देख सकते हो कि अलग अलग जगह पे जो फोर्स होगा वो अलग अलग है। तो फोर्स जब चेंज हो रहा है और अगर तुम्हारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तो जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा, एरिया अंडर एफ एस ग्राफ, एफ वर्सेस एस ग्राफ विल गिव यू अ वर्क, राइट। सो टोटल वर्क डन जो होगा, 2 से स्टार्ट हो रहा है ये ट्राइंगल, 14 पे खत्म हो रहा है, इस पूरे का एरिया निकालने से हमें वर्क मिल जाएगा। सो बेटा अगर हम एरिया निकाले तो हमें वर्क मिलेगा, और एरिया का फॉर्मूला ट्राइंगुलर के लिए होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस, बेस मतलब 2 से स्टार्ट करके 14 तक, सो 14 माइनस 2 ये जो होगा वो हो जाएगा 12 इंटू हाइट, 0 से स्टार्ट करके 60 न्यूटन इज मैक्सिमम हाइट, 60, 2 से कट कर लो आएगा 30, 12 3 36 और एक 0 आएगा, 360 जूल इज द वर्क डन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 14, if the kinetic energy of a body is increased to x times, kinetic energy को x times कर दिया, its momentum increased to dash times. Okay, so very basic question. We know that kinetic energy is half mv square. We also know that momentum is equals to mass into velocity. From this I can write velocity is p upon m, mass को इस तरफ ले आए, इस velocity के वैल्यू को इधर पुट कर लेते हैं। So I can write kinetic energy is equals to half into m into v. V can be written as p square by m square. m से हम एक बार कट कर लेंगे, kinetic energy आ जाएगी p square by 2m. Right? Now we can write p is equals to 2m into kinetic energy इस पूरे का under root. So this is relation between momentum and kinetic energy. Now we will go to the question, if the kinetic energy of a body is increased to x times, kinetic energy को पहले से x जितना बढ़ा दिया, तो बेटा हम लिख सकते हैं कि momentum is directly proportional to under root of kinetic energy. So अगर kinetic energy x times बढ़ेगी, momentum will increase to root of x. So option B is correct. Root of x हो जाएगा. Okay? We'll move to the next question. So this is the last question of physics, question number 15. A bullet moving with velocity v penetrates a sandbag up to a distance x. एक sandbag है, एक बुलेट यहां से आ रही है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी v है। दिस इज पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग मतलब अंदर चला गया, कितना डिस्टेंस अंदर गया, x डिस्टेंस जितना ही अंदर चला गया, राइट। सो ये डिस्टेंस x गिवन है। The same bullet with velocity 2v can penetrate bag up to a distance of. So अगर इसकी वेलोसिटी डबल हो जाए तो x कितना, मतलब अंदर कितना जाएगा, ये पूछा है। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे स्पीड v है, यहाँ पे स्पीड 0 हो जाएगा, राइट। ये बैग जो है वो कुछ एक्सेलरेशन जनरेट करेगा, कुछ रिटार्डेशन जनरेट करेगा, उसको a बोल देते हैं। आई कैन यूज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज v,
is equals to 2a into displacement is x. So I can find acceleration inside this bag is minus of v square by 2x. So this is the acceleration produced by the bag on the bullet. Okay. Now the same bullet is moving with velocity of 2v. So initial velocity हो गई 2v. Acceleration तो बेटा पहले जितना इसने किया था उतना ही acceleration दोबारा करेगी यहाँ पे, right? So acceleration will remain same. Distance कितना cover होगा ये पूछा है. Let's assume that this distance is s. Okay? So I can apply v square minus u square is equals to 2as. Final velocity is 0. Initial velocity अब 2v है, 2v का स्क्वायर करोगे 4v स्क्वायर हो जाएगा is equals to 2 into a into s. Then s can be written as minus 4v. S can be written as minus 4v. एक मिनट. Okay, so s can be written as, इसको हम भूल जाते हैं, s can be written as minus 4v square upon 2 times of a. Acceleration की वैल्यू इधर से पुट कर लेते हैं. So s can be written as minus 4v square upon 2. Acceleration है minus v square upon 2x. 2x चला जाएगा ऊपर, 2 से 2 कैंसिल, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल. s can be written as 4 times x. Okay, so correct answer is option number D. 4x is your final correct answer. Okay, I hope आपको ये solution समझ में आया होगा. Okay, ऐसे ही आप वीडियो में भी कोई भी डाउट्स आ रहे हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, and you can come to IIT Ashram and enroll for your next academic year before 29th October to get additional scholarship of 5%. Okay, thank you everyone, thank you very much, thank you for watching.